Hello everyone, welcome back to another video. So today we are going to start with chromatin. तो क्रोमैटिन क्या होता है? कोई भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारा मतलब क्रोमैटिन बेसिकली क्रोमैटिन जो होता है ये होता है आपका हिस्टोन प्लस डीएनए। मतलब कि अगर डीएनए हिस्टोन के अराउंड पैक्ड है तो हम उसको क्रोमैटिन कहेंगे। मतलब डीएनए का कोई भी फॉर्म जो कि पैक्ड हो रहा है, जैसे मान लो कि ये हिस्टोन है तो इसके अराउंड अगर हम डीएनए को पैक कर रहे हैं तो हम उसको क्रोमैटिन कहेंगे। नॉर्मल कंडीशंस में क्रोमैटिन जो होता है वो डेंस इस तरीके से अपीयर करता है। तो ये जो है हमारे पास दिस इज क्रोमैटिन, राइट। और जब सेल डिवीजन के टाइम आता है तो ये जो क्रोमैटिन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर क्रोमोसोम्स। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अगर हम क्रोमैटिन के बारे में देखें तो व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज हिस्टोन प्लस डीएनए, है ना। तो अब देखो हिस्टोन क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है और डीएनए क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है, सॉरी नॉट क्रोमोसोम बट क्रोमैटिन जो है, ठीक है, तो ये अगर क्रोमैटिन अगर इसको हम हाईली कंडेंस दें, इफ इट इज हाईली कंडेंस्ड, तब हम लोग इसको कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन क्रोमैटिन। और ये हेटेरोक्रोमैटिन ऐसा होता है ट्रांजिशनली इनएक्टिव क्योंकि ये डेंसली पैक्ड होता है। और अगर हम इसे लूजली पैक करें या फिर लूजली इसको कंडेंस करें तब ये है हमारा बनाता है यूक्रोमैटिन। ठीक है, और अगर आप इसकी स्टेनिंग करिएगा तो ये लाइटली स्टेन होगा, ये डार्कली स्टेन होगा, एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, मतलब जितना भी ट्रांसक्रिप्शन होगा अगर प्रोटीन्स बनाना है तो हम यूक्रोमैटिन का ही हेल्प लेते हैं। और रेप्लिकेशन टाइम पे, दिस इज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है, ये किसके टाइम पे होता है? ये रेप्लिकेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि हम क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सकते हैं भाई डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो वी विल सी डीएनए स्ट्रक्चर। मतलब कि हम पहले छोटे से शुरू करेंगे, पहले देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो डीएनए आप लोग को पता है दैट इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। एक चीज जो उससे बना है दैट इज पेंटोज शुगर, और एक जो है ये नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। एंड यहाँ हमारे पास एक आता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, वी हैव अ पेंटोज शुगर। तो मैं यहाँ पे एक पेंटोज शुगर बना रही हूँ, दिस इज योर पेंटोज शुगर। और ये मान लो ये हमारा थर्ड कार्बन, ये का फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन होता है, ठीक ठीक है, तो ये हमारा जो फिफ्थ कार्बन है, तो फिफ्थ कार्बन पे क्या होने वाला है? फिफ्थ कार्बन पे जुड़ेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो यू विल हैव अ फॉस्फेट ग्रुप हियर। एंड जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ने वाला है एक नाइट्रोजनस ग्रुप। तो अब इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, वाई एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज अ ग्लूकोज, एंड देन यहाँ पे एन ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर। ओके, नाउ at the third carbon, अब ये second carbon भी नहीं, fourth carbon भी नहीं, at the third carbon what will happen? इस थर्ड कार्बन से we will have another phosphate group, एक दूसरा phosphate group यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा थर्ड कार्बन से, जो कि फर्दर इससे अटैच रहेगा, इट विल बी फर्दर अटैच टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ योर पेंटोज शुगर। कुछ तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हो गया, फिर ये सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे जुड़ा रहता है, यहाँ पे वी हैव अनदर एन। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजनस पेंटोज शुगर में भी अगर हम देखें तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ शुगर इन द पेंटोज शुगर इटसेल्फ। व्हाट आर दोज? एक होता है हमारे पास राइबोज। ठीक है, इसका हम पहले सो वी हैव राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट होगा मैम? सो वी विल हैव इट इन आरएनए, एंड देन वी विल हैव आवर deoxyribose।
deoxyribose will seen in DNA. Okay, is clear to everyone? Yes. So अब एक अगर देखें यहाँ पे, so wait a minute. Yeah. So if we look at the pentose one, अगर हम pentose sugar पे देख रहे हैं, so I said that you will have two parts. The first part will be ribose, which will be seen in RNA, and the second part will be deoxyribose, right? तो जो राइबोज शुगर होगा इसमें ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे एंड देन मतलब वही पेंटोज शुगर की तरह बनाना है, बस एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे. सो एट द फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे ऑक्सीजन, दिस विल बी द फोर्थ वन, और यहाँ पे एक ऐसे CH2, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, और इससे क्या जुड़ रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है, फर्स्ट वाले से N जुड़ रहा है और थर्ड वाले से आगे चेंज होगा. और सेकेंड वाले पे क्या होता है, एक OH ग्रुप ऐसे वेकेंट होता है जो कि इसको अनस्टेबल बनाता है एंड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं. दैट इज व्हाई ये हमारे पास नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई म्यूटेशंस भी इसमें काफी ज्यादा होते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द डीऑक्सीराइबोज शुगर, सो एवरीथिंग विल बी सेम. दिस विल बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड यहाँ पे एक CH2, इसके साथ भी एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और यहाँ पे you will have a nitrogenous base. ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप यहाँ पे फ्री नहीं होगा. ठीक है, और यहाँ पे ये फॉस्फोराइल बॉन्ड से कनेक्टेड है एंड दिस इज एन-ग्लाइकोलिक लिंकेज. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर पेंटोज शुगर. नेक्स्ट वी कम हियर फॉर द नाइट्रोजनस बेस. ओके, सो हियर वी विल हैव आवर नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस में देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक हो जाएगा प्यूरिन्स, एक हो जाएगा pyridines. So pyridines होते हैं, they can be of two types. Purines, if we talk about, they can be adenine and they can be guanine. While जो pyrimidine है, it can be or uracil, thymine or uracil, or it can be cytosine. तो प्यूरिन में आ जाएगा A और G, which is adenine and guanine. Pyrimidine में आ जाएगा U और C, which is thymine, uracil. अब ये uracil सिर्फ और सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है, it is not present DNA, and thymine सिर्फ और सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों हर जगह प्रेजेंट होते हैं. इसमें A जो होगा, it always make two hydrogen bonds with T. So this is not any carbon bond, but this is hydrogen bond. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है T के साथ, and G will make three hydrogen bonds with C. Okay, और ये होगा इन द केस ऑफ DNA. ठीक है, अगर हमारे पास RNA आ गया तो RNA के केस में A will make double bond with U and जो हमारा G है it will make triple bond with C. तो हर चीज यहाँ पे सेम रहने वाली है. उसके बाद फिर हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी आता है, which is a very small thing. So we have a phosphate group 2. फॉस्फेट ग्रुप में बेसिकली क्या होगा कि आपका चार्ज भी ये कैरी करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, इट ब्रिंग्स द नेगेटिव चार्ज, ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज. तो क्या होता है, फॉस्फेट किधर है, ठीक है, इसमें फिर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक सिंगल यहाँ हो, एक सिंगल यहाँ हो, ये जो होगा ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो होगा वो कैरी करेगा एंड इट विल ब्रिंग द नेगेटिव चार्ज आउट. ओके, अब उसके बाद एक बहुत ही सिंपल से छोटे से टॉपिक पे आते हैं, विच इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. ओके, वी हैव न्यूक्लियोसाइड और एक हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, दिस इज द यूनिट जिससे कि हम बना रहे हैं हमारा DNA. सो इट इज एक्चुअली पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट. ठीक है, बट न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोज प्लस नाइट्रोजन. अगर इसमें फॉस्फेट जुड़ गया, मतलब अगर इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, ओके, अगर इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, देन इट विल बी फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट दैट फॉर्म्स DNA. ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें न्यूक्लियोसाइड का, सो इट इज वेरी इजी. ये हमने बना दिया पेंटोज शुगर, एंड द फर्स्ट कार्बन यहाँ पे क्या अटैच रहेगा, N,
वाया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। उसके बाद फिर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो इससे पेंटोज शुगर बनाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे एन जुड़ा होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एंड दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड एक फिफ्थ पे CH2, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, एंड इट विल बी व्हाट विल बी द बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें हम कैसे बना रहे हैं, जैसे कि अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी हमने पढ़ा है कि मैम इट इज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रहा है तो ये 5 प्राइम से 3, मतलब ये 3 प्राइम 5 प्राइम रन करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है A G, ठीक है। तो A के साथ यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो यहाँ पे T होगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे C होगा, इट विल बी फॉर्मिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देन T 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं जो दो स्ट्रैंड्स के बीच में, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एंड दीज आर वीक बॉन्ड्स, तो मतलब कि दे कैन बी डीजेनरेटेड अगर ज्यादा हीट इसमें हम बढ़ा दें। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होगा बिटवीन N एंड N, ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन of 3 prime and N of 5 prime. Okay, so this is all about your DNA का। ठीक है, अब हम DNA का जो छोटे छोटे यूनिट्स है हम उसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, सो नाउ देयर इज वन थिंग दैट हमारे पास जो डीएनए होता है, तो डीएनए हम किससे निकालते हैं, फ्रॉम द जीनोम, मतलब जितना भी जो कंप्लीट सीक्वेंस है डीएनए का उससे हमने एक सेक्शन निकाला है डीएनए का, and it will have a gene because not every DNA can encode for proteins, so anything that is encoding for proteins will be called as your gene। ठीक है, अब इस डीएनए में इंट्रॉन्स हो सकते हैं और एक्सॉन्स हो सकते हैं। तो जो इंट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ओके, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, while जो एक्सॉन होते हैं these are your कोडिंग सीक्वेंसेस, तो ये तो आराम से कोड करेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल। बट इंट्रॉन में थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, वी कैन हैव इवन सूडो जीन्स, मतलब जो होते हैं इसको हम कहते हैं सूडो जीन्स। क्यों, क्योंकि ये तो कुछ कोड नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट फॉर्मिंग द जंक। ठीक है, तो ये होता है इनएक्टिव जीन कॉपी। हो सकता है कि ये एक्सॉन का ही एक इनएक्टिव फॉर्म हो जीन का। ठीक है, तो दिस इज सूडो जीन। समटाइम्स दे कैन इवन कोड, तो हम इसको कहेंगे नेस्टेड जीन, मतलब कि not every time it is going to code, but when it will get activated, so we will call it nested gene। तो ये होते हैं actually these are non coding। कैसे, इसको समझिए। For example, that this is your gene which is going from 5 prime to 3 prime, and this is going from 3 prime to 5 prime। Okay, now let us suppose that this particular section is intron, this particular section is intron, बाकी सब यहाँ पे, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे एक्सॉन आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सॉन आ गया, ये तो इंट्रॉन था। ठीक है, तो ये कोड जल्दी नहीं करेगा, ठीक है, ओनली व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, सो इसको हम कहेंगे नेस्टेड जीन। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो बेसिकली इंट्रॉन का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ इतना होता है कि ये हमारा बल्क इंक्रीज कर रहा है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज डीएनए बल्क। ओके, उसके बाद फिर अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर दें, अगर इसका यहाँ से स्प्लाइसिंग हो जाता है so it can definitely code, so alternative splicing के कारण it can code for certain period of time। ठीक है, और एक्सॉन तो हमारा टोटली कोडिंग सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है दैट इज नॉन कोडिंग आरएनए। अच्छा, नॉन कोडिंग आरएनए कौन प्रोड्यूस करेगा, it will be produced by the nested genes obviously because ये non coding है। ठीक है, और nested genes generally तो inactive होते हैं, तो it is produced by nested gene। ठीक है, nested gene जो होगा वो इसको प्रोड्यूस करेगा, एंड मोस्ट आरएनएस जो होते हैं वो इसी क्राइटेरिया के होते हैं। इसमें क्या क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, वी कैन टेक टीआरएनएस। ठीक है, इसका तो फंक्शन कोड करना है नहीं। फिर आरआरएनएस,
दैट इज ऑल्सो इट इज नॉट कोडिंग प्रॉपरली. फिर प्री mRNA भी आ सकता है. We can have double stranded RNAs. Okay? We can have four criteria can be your micro और mRNA. ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 22 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. ठीक है, और we can have INCRNA. मतलब कि ये जो होता है मतलब इट इज ऑन वन एक्स क्रोमोसोम. मतलब एक क्रोमोसोम अगर एक्स मान लो, दो एक्स क्रोमोसोम है, तो वी डोंट वांट कि ये भी प्रोड्यूस करे ये भी प्रोड्यूस करे. तो हमारे पास जो भी हार्मोन आएगा वो इनटू टू हो जाएगा. तो बस एक वाले पे ये INC RNA होता है ताकि वो उसको सप्रेस करके रखे. तो दिस इज नॉन कोडिंग RNA. ओके, उसके बाद फिर हमारे पास DNA में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस भी, मतलब कि इसमें मल्टीपल कॉपीज आपको देखने को मिलेगी. मल्टीपल कॉपीज DNA का. ठीक है, तो इसमें 99.9% आपका जो सीक्वेंस होता है ऑफ द रेपिटेटिव सीक्वेंस इट इज सेम इन ऑल द ह्यूमंस. ठीक है, हर एक ह्यूमन में ये सेम होता है. और कुछ यही डिफरेंस की वजह से हम पहचान पाते हैं कि यस इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. ओके, इसमें दो तरीके के आपको सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा. वन कैन बी रैंडम रिपीट्स, अदर कैन बी इंटरफ्रेड रिपीट्स. सो रैंडम रिपीट होता है, रैंडम रिपीट्स मतलब शॉर्ट यहाँ पे रिपीट होगा एंड दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. शॉर्ट रिपीट्स and they will be close to each other. इसको हम कहेंगे टैंडम रिपीट्स. इंटरस्प्रेड रिपीट्स मतलब क्या हो गया? रिपीट्स एट वेरियस लोकेशंस. इसको हम एक डायग्राम समझते हैं. तो अगर मान लो ये DNA है, तो एक रिपीट यहाँ मिल रहा है, दूसरा रिपीट यहाँ मिल रहा है, फिर तीसरा रिपीट यहाँ मिल रहा है. तो ये दूर दूर है, तो दिस इज इंटरस्प्रेड रिपीट्स. यहाँ एक रिपीट यहाँ, फिर एक छोटा सीक्वेंस आया, फिर एक रिपीट यहाँ, फिर एक छोटा सीक्वेंस, ये पूरा एक रिपीट हो गया. तो इस तरीके से हम इसको कहेंगे टैंडम रिपीट्स. ओके, अब इसमें भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज आते हैं तो वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है VNTR. ओके, रिमेंबर द नेम VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है, इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है, एंड इज दिस मैम क्या है ये? तो इसको देखो, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब कि हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ऑफ आपको टैंडम रिपीट्स देखने को मिले. इसमें हम इसको दो क्राइटेरियाज में बांटेंगे. ओके, द फर्स्ट, इधर हम बोलेंगे इसको कि ये मिनी सैटेलाइट है एंड दिस विल बी माइक्रो सैटेलाइट. वेरी ऑब्वियस. या So what is going to happen? So firstly let us understand the microsatellites. मतलब microsatellites मतलब इसमें less than 10 base जो होगा, more than 10 base pairs का यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा देखने को. एंड यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन में ज्यादा क्वांटिटीज में रहेगा, ज्यादा वो रिपीटेड रहेंगे. इसमें भी हमारे पास दो क्राइटेरिया आ सकता है. इट कैन बी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और इट कैन बी सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स. मतलब सिंपली सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, या फिर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स में ऐसे बीच बीच में छोड़ करके रिपीट हो रहा है. सो दिस इज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, बीच बीच में गैप हो सकता है. और ये सिंपल सीक्वेंस में आपको रिपीट्स देखने को मिल सकता है. वाइल जो मिनी सैटेलाइट होगा ये G और C में काफी ज्यादा रिच होगा. इसमें अराउंड 10 to 100 पेयर्स आपको मिल सकता है रिपीट, एंड ये ऑल ओवर क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है. ठीक है, पूरे क्रोमोसोम में ये देखने को मिलेगा. सो ये हो गया हमारा, दिस इज आर मिनी सैटेलाइट. सो आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट्स में क्या हो रहा था, एकदम माइक्रो 10 बेस पेयर्स तक का ही मिलेगा. ठीक है, और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, इट कैन बी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स और SSR. ठीक है, और मिनी सैटेलाइट में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. अब आते हैं इंटरस्प्रेड. इसमें देखो बेसिकली क्या है, इसमें एक और चीज है दैट दिस इज ट्रांसपोजेबल, मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं.
हो सकता है कि ये वाला कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाए, या फिर ये वाला कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, क्योंकि भाई चेंज हो रहा है स्पेस, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज म्यूटेशन। इसमें भी आपको दो क्राइटेरियाज देखने को मिल सकता है, ठीक है। व्हाट इज इट? तो फर्स्टली हम कहेंगे दैट इज साइंस, SINES, और सेकेंड वी कैन कॉल इट लाइंस। ओके, साइंस मीन्स शॉर्ट इंटर spread repeats, and this is long inter spread repeats। ठीक है, चलो ये क्लियर है, तो बाकी सब भी क्लियर होगा। तो साइंस और लाइंस आपको समझ में आ गया, नेम से ही समझ में आ रहा है कि मैम दिस इज गोइंग टू बी लेस, तो ये 500 बेस पे कम जो रिपीट से आ जाएगा, और इसमें उससे ज्यादा के इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। जो लॉन्ग ये वाले रिपीट्स हैं, ये सारे यूकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्ट एंड आल्सो इट इज यू कैन सी इट इन ईस्ट। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट वाले जो जीन्स आपको दिख रहा है, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो सैटेलाइट वाला जीन्स होगा, सैटेलाइट जीन्स जो होते हैं, वो हमारे टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर इन एवरीथिंग इट इज प्रेजेंट। ओके, सो वी कैन से दैट, वेट अ मिनट, या तो जो सैटेलाइट जीन्स होगा, जैसे मान लो कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, यू नो, सो ये हमारा क्या होता है, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है, और ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमियर ना। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी सैटेलाइट जीन्स। ओके, ठीक है, अब हम लोग सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सेंट्रोमियर मैंने बता दिया कि ये जो बीच वाला जो यूनिट होगा उसको, एक मिनट, ये जो बीच वाला यहाँ पे ऐसे यूनिट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट सेंट्रोमियर, और यहाँ वाला जो रीजन होगा दैट इज गोइंग टू बी योर टीलोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट होता है, उसके साथ फिर देखो एक और चीज, अगर हम सेंट्रोमियर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके पास इस तरीके से काइनेटोफोर भी प्रेजेंट होता है, काइनेटोफोर भी प्रेजेंट है, इसका काम है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, एक मोटर प्रोटीन है, और ये यही माइक्रोट्यूब्यूल से कैसे अटैच होता है, इसका फंक्शन है अटैचमेंट, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से, और माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच होने के बाद क्या करेगा, एनाफेज मेटाफेज में अपना ये काम करेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, एक इनर होता है, देखो इसे ये है हमारे पास सेंट्रोमियर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये काइनेटो कोर इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। काइनेटो कोर में दिस इज गोइंग टू बी इनर एंड दिस इज गोइंग टू बी आउटर काइनेटो कोर, ठीक है। ये बेसिकली आपको स्टेबिलिटी, हमारा क्रोमोसोम है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू क्रोमोसोम, ठीक है। अब दूसरी चीज कि सेंट्रोमियर जो है ना, वो अलग अलग पोजीशंस में भी हो सकता है कि इट इज प्रेजेंट। तो अगर ये एकदम बीच में आपको दिख रहा है, ऐसे बीच में दिख सकता है, ये थोड़ा ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि ये थोड़ा सा इधर हो, मतलब ज्यादा भी ऊपर ना हो और ज्यादा भी नीचे ना हो ऐसा। उसके बाद फिर इस तरीके का भी आपको देखने को मिल सकता है, तो सबका अलग अलग हम नाम रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेटा सेंट्रिक, दिस इज कॉल्ड एज एपोसेंट्रिक, ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एज मेटा एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, इसको कहेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। ओके, दिस इज सब मेटासेंट्रिक एंड दिस इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टीलोमियर क्या होता है, ये वाला जो कैप यहाँ पे आपको दिख रहा है एट द एंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे रिपीटेड, यहाँ पे भी आपको रिपीटेड सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये फिक्स होते हैं, बट ये स्पीसीज टू स्पीसीज दे वैरी, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है देखो बेसिक क्या है ना, कि ये हमारा एजिंग भी कॉज कर सकता है। देखो क्या होगा, अगर आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं, बार बार सेल डिवाइड कर रहा है, न्यू सेल बन रहा है, तो बाय एज इसका जो लेंथ है ये छोटा होता जाएगा, ठीक है, और जितना छोटा होता जाएगा टीलोमियर उतना ज्यादा जो होगा वो शॉर्टन होगा, तो एजिंग यहाँ पे कॉज करेगा ये, ठीक है। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड टीलोमेरेज, वी हैव मरेज। तो टीलोमेरेज क्या है, इसके पास क्या होता है,
आरएनए टेम्पलेट। तो ये एक बेसिकली हमारा मतलब ये अलग से आता है। मान लो ये टीलोमेरेज, इसके पास एक आरएनए टेम्पलेट है, ये क्या बनाएगा, टीलोमेरेज डीएनए बना देगा फ्रॉम द टीलोमियर। ठीक है, इसे इट रिड्यूसेस एजिंग आल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो क्रोमोसोम का अगर हम पैकेजिंग करवाते हैं तो पैकेजिंग हम किसकी हेल्प से करवा रहे हैं? सो वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन्स क्या है? दे आर प्योर पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट इज व्हाई दे विल रैप द नेगेटिव चार्ज जीन। हिस्टोन के बारे में अगर मैं बताऊं, सो इट इज एक्चुअली जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके के बाद फिर आपको लिंकर प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर लिंकर। और लिंकर कौन सा भाई? H1 लिंकर। इसे जो हम एंड H4, so ये होता है एंड लाइसिन। इसी से कौन सा चर्चा है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमने अभी वो हिस्टोन के बारे में था। अब इसका जो पैकेजिंग है वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इस डायग्राम से आराम से समझ आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली योर डीएनए। ओके, वेट लेट मी जूम इन। अब ये क्या होता है, ये धीरे पहले पैक। अब ये टाइटली पैक होने के बाद यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास हिस्टोन ऑक्टामर्स है। सो दिस इज योर हिस्टोन ऑक्टामर। ये ऑक्टामर एक दो ऐसे चार ऐसे यहाँ क्लियर डीएनए जिसमें H2A, H2B, H3 और H4, और ये जो है M लिंकर। H लिंकर के हेल्प से आप देख डीएनए जो होगा वो बाइंड करेगा। तो मेनी टाइम्स टू ऑब्जर्व द डीएनए डबल हेलिक्स, सॉरी, इस प्रोटीन डीएनए विल यहाँ पे रैप अराउंड, और फिर ये एक एक जो होगा, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियोसोम, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोसोम होगा, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे बिल्ड कर एंड इट इज फॉर्मिंग व्हाट इज फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोसोम बीड string like structure, string like structure, यही हमें देख में रहा है। उसके बाद string like structure के बाद हमने क्या देखा कि टाइट कॉइलिंग हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज टाइट न्यूक्लियोसोम। तो पूरे न्यूक्लियोसोम को हमने यहाँ पे टाइट पाइप लाइक कॉइलिंग कर दिया। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज सुपर। उसके बाद फिर फर्दर इसका एंड देन यहाँ पे ये पतला पतला इस तरीके से थ्रेड लाइंस क्या बना रहे हैं, फाइनली दे आर मेकिंग क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम में यहाँ पे यू कैन सी दिस इज सेंट्रोमियर, है ना, एंड दिस इज दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया एंड दिस एरिया इज टीलोमियर। ठीक है, तो अभी हमने यही पढ़ा, है ना, एग्जैक्टली हमने यही पढ़ा। तो अभी हमने क्या देखा, वी सॉ हमारे पास डीएनए आता है, इसको टाइटली पैक करते हैं, टाइटली बाद हम हिस्टोन्स लेकर के आते हैं। ठीक है, हिस्टोन से हम न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, उससे हम बीड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम यहाँ पे क्वाइल वायर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम सुपर क्वाइल बनाते हैं। सुपर क्वाइल एक क्रोमोसोम फाइल। So this is how packaging is done in what? In eukaryote। ये मैंने आपको जो बताया अभी, that was for your eukaryote। ठीक है, अगर आप प्रोकैरियोट्स का जानना चाहते हो, फॉर प्रोकैरियोट्स इट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट फॉर द प्रो। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होने वाला है, वेट अ मिनट। प्रोकैरियोट्स में NAPs आते हैं। NAPs क्या होता है, न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसमें कोई सच न्यूक्लियोइड
एसोसिएटेड प्रोटीन जो बेसिकली का पैकेजिंग करे, और स्टोन्स भी हो तो किसी किसी में हो सकता है कि स्टोन लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट हो। और यहाँ पे हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो कैसे अरेंज करेंगे, तो मान लो ये डीएनए है, इसमें पहले हमने लूप्स बना दिया इस तरीके से, और इसमें इन्हीं लूप्स में ऐसे ऐसे बाइंडिंग हो जाएगी। कैन यू सी, दिस इज योर डीएनए जो यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बाइंड हो जाता है इन द फ्रूट। So with that we have completed chromatin in prokaryotes as well, in eukaryotes as well, ठीक है। So you can take a quick look here. So this is we also studied centromere and telomere, repetitive sequences. There is one more topic that I need to tell you in histones. क्या है हिस्टोन्स में, अगर हम चाहें तो वी कैन चेंज की ट्रांसक्रिप्शन कब करवाना नहीं, तो अगर मान लो उसका एक एंड टेल होता है, ठीक है, तो अगर वी कैन डू एसिटाइलेशन, वी कैन डू मिथाइलेशन एंड वी कैन डू फॉस्फोराइलेशन, ओके। सो एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि डीएनए और इसका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। मिथाइलेशन हम कर रहे हैं, सो इट विल आइदर एक्टिवेट और repress the process of transcription, okay। So this is how we actually control the activity of chromatin। acetylation कर सकते हैं, लाइसिन का करें तो डीएनए और आरएनए का बॉन्ड, मिथाइलेशन करेंगे तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं और रिप्रेस कर सकते हैं।